नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। मैं हूं विजय मेहता। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लगभग 4 सप्ताह हो गए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस युद्ध का हम पर और दुनिया पर क्या असर हो रहा है। अगर बात करें मानवता की, तो सबसे ज्यादा असर मानवता पर हो रहा है। हजारों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। अपनी हेजेमनी बनाने के लिए विश्व के देश एक तरह से सरकारी संरक्षण में उग्रवाद का रूप लिए हुए हैं। इस स्थिति को रोकना जरूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर दोनों ही देखे जा रहे हैं। हम इस पूरे खबर का, इस पूरे मामले का पंचनामा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर जाकर स्टेटमेंट पेज को लाइक करें, ताकि आपको समय समय पर हमारे सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। इस युद्ध का भारत को एक सकारात्मक असर मिला है, एक पॉजिटिव न्यूज मिली है। इसका पॉजिटिव असर यह हुआ है कि इजिप्ट, टर्की, चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज ने भारत से कहा है कि वो भारत से गेहूं खरीदना चाहते हैं। यह भारत के किसानों के लिए गुड न्यूज है। मैं आपको बताता चलूं कि इस वित्त वर्ष में भी भारत को गेहूं निर्यात में $1742 मिलियन की इनकम हुई है। अगर इससे पिछले साल को हम इसको कंपेयर करें तो ये 387% जो है ये वृद्धि है लास्ट ईयर के मुकाबले में। और इजिप्ट द्वारा गेहूं खरीदने की इच्छा जताने के बाद भारत ने रेलवे, कार्गो, पोर्ट और अपने जहाजरानी सबको कहा है कि आप तैयारियां कीजिए। रेलवे को खास तौर पे कहा है कि अगर कोई बाहर के कंट्री गेहूं की डिमांड करते हैं तो आपके पास पहुंचाने का क्या रास्ता है। आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन दुनिया को सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। अकेला रूस जो है 8140 मिलियन डॉलर का गेहूं एक्सपोर्ट करता है। रूस से यमन, बांग्लादेश, ट्यूनीशिया, टर्की सहित अनेक देश जो हैं वहां से गेहूं खरीदते हैं। यूक्रेन को तो आप ये मान के चलिए कि गेहूं का कटोरा कहा जाता है। यूक्रेन गेहूं एक्सपोर्ट में विश्व में 3rd पोजीशन पे है। यूक्रेन तो अगर हम गेहूं उसकी उत्पादन की बात करें तो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें एक है और वो एक्सपोर्ट में 3rd पोजीशन पे है। लेकिन अब पोजीशन ये आ गई है कि वहां पर सब बर्बाद हो गया है। यूक्रेन में सारे फील्ड, वहां की बिल्डिंग, वहां पर कोई वहां से ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां से गेहूं दूसरे देश में पहुंच सकेगा। वहीं रशिया में उस पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएनओ ने उस पे सैंक्शन लगा दिए हैं, जिससे वहां से अब गेहूं खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो लोग रशिया से, यूक्रेन से गेहूं खरीद रहे थे, अब उनकी नजर भारत पे गई है। भारत दुनिया का गेहूं उत्पादन करने वाला बहुत बड़ा कंट्री है। और जो अगर हम गेहूं की बात करें तो ये युद्ध जो है ये भारत के किसानों के लिए एक लॉटरी निकलने वाली बात है, किस्मत खुलने वाली बात हम कह सकते हैं। भारत में हर साल लाखों टन गेहूं पैदा होता है और इतना लाखों टन ही गेहूं सरप्लस भी होता है और हमारे गोडाउन्स में जाने कितने टनों टन जो है गेहूं बर्बाद हो जाता है, जिसकी कोई देख रेख नहीं होती। और यदि ये डील जो सफल रहती है, इजिप्ट ने, चाइना ने, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं कि भारत हमें गेहूं एक्सपोर्ट करे, और अगर ये सारी डील कामयाब हो जाती है तो ये मान के चलिए कि बाजार में जो गेहूं का रेट है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। एमएसपी से भी बहुत ज्यादा रेट बाजार में गेहूं बिकने वाला है। इस बार अगर कोई किसान गेहूं को स्टोर कर लेता है तो ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाजार में गेहूं ज्यादा रेट पे बिकेगा बजाय मंडी के। दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है जहां पर गेहूं उत्पन्न होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में जितना टोटल गेहूं पैदा होता है उसमें 14% से भी ज्यादा गेहूं अकेला इंडिया पैदा करता है। और भारत 107 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं हर साल पैदा करता है। इतना गेहूं हमारे देश में होता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि अभी तक जो है ना, हम 1% गेहूं का भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। कि आप ये देखिए कि
बड़ी मुश्किल से 0.65% तक हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, जितना हमारा प्रोडक्शन है। मतलब 1% से भी ज्यादा हमारा गेहूं एक्सपोर्ट होता है। और वो भी हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? पास के जो देश हैं, जो साउथ एशिया के देश हैं, मान लीजिए बांग्लादेश है, यमन है, कतर है, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान है, ये इन देशों को ही हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल एक्सपोर्ट का आधा तो हम सिर्फ बांग्लादेश को दे रहे हैं। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, जितना हमारा प्रोडक्शन है उसके मामले में हमारा गेहूं का एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट तो रशिया और यूक्रेन ही कर जाते हैं। हमारे हिस्से में ऐसा कभी हमें अवसर ही नहीं मिला, या हमारी सरकारों ने कभी कोशिश नहीं की, या हो सकता है कि हमारा गेहूं की क्वालिटी भी इतनी अच्छी ना रही हो। लेकिन इस बार हमारे पास एक अवसर बन के आया है युद्ध, और हमारा एक्सपोर्ट बहुत हाई रेंज पे जाने वाला है। ये तो हमने बात की पॉजिटिव इंपैक्ट की इस युद्ध के। एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ है इस युद्ध का। हमारा रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद हमारे फॉरेक्स पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। भारत का फॉरेक्स में 9 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है। पहली बार हुआ है कि हमारे फॉरेक्स में एकदम से 9 अरब डॉलर कम हो गए हैं। डॉलर के मुकाबले जो रुपए का रेट है वो निरंतर गिर रहा है। दूसरी तरफ से क्रूड ऑयल जो है बहुत महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर मिल नहीं रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। इसके चलते हमें डॉलर ज्यादा खर्च करके चीज मंगवानी पड़ रही है, और इसी वजह से हमारे फॉरेक्स पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर यह भी है कि हम जब तेल के लिए महंगा खर्च कर रहे हैं तो रशिया ने हमें ऑफर दिया है कि वो जो पुराना रेट है उससे भी कम क्रूड ऑयल पर देने को तैयार है। और भारत की इंडियन ऑयल कंपनी ने रशिया की इस ऑफर को लपक लिया है, और इंडियन ऑयल कंपनी ने 3 बिलियन गैलन का जो डील की है कि हम आपसे ये खरीदेंगे। और यहां तक कि ये बात भी चल रही है कि हम उससे रशिया से 15 बिलियन गैलन भी तेल खरीद सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे रिजर्व में आने वाले 1-2 महीने के लिए क्रूड ऑयल और आ जाएगा, जो हमारी रिफाइनरी से होकर हमें तेल मिलेगा। और उम्मीद की जा रही है कि अगर ये तेल का सौदा हमारा हो जाता है तो फिर रेट तो बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल रहेगा। जैसा कि कहा जा रहा था कि 20-25 रुपए पर लीटर तक रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा इतनी जल्द होने वाला लगता नहीं है। अगर हम इस डील पे कायम रहते हैं और सफल हो जाते हैं रशिया से तेल लेने में, तो मान के चलिए कि हमारे रेट बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, 1-2 रुपए करके बढ़ेंगे और कंट्रोल रहेगा। इस डील पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी मर्ची लगी हुई है। वो कहते हैं देखो इंडिया बड़ा कमाल का कंट्री है, एक तरफ तो कवाड़ में अमेरिका का पार्टनर है, दूसरी तरफ से रशिया से तेल आयात कर रहा है। कितनी अजीब बात है कि वो कहते हैं कि वो भारत अपने इंटरेस्ट में, अपने लोगों के इंटरेस्ट में दोनों हाथों में मजे ले रहा है। और इमरान खान के इस बयान का आज अमेरिका पर भी असर हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भारत की जो पोजीशन है ये बड़ी कंफ्यूजन पोजीशन है, बड़ी असमंजस वाली स्थिति में भारत खड़ा है। भारत को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। भारत लेकिन कह रहा है कि हमारा तेल के बगैर गुजारा नहीं चल सकता, हमारे यहां तो तेल होता नहीं है, इसलिए हम जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। एक बार तो अमेरिका ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन आज जो बाइडेन, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उनका कहना था कि नहीं, भारत को स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। रूस ने कहा है कि अगर भारत हमारे से तेल खरीदता है तो हम भारत से दवाइयां भी खरीदने को तैयार हैं। भारत की फार्मा कंपनियों की भी लॉटरी निकलने वाली है, क्योंकि रशिया से 4 बड़ी कंपनियां जो फार्मा की कंपनियां थी उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। उन्होंने रशिया को कहा है कि आप अगर युद्ध बंद नहीं करते तो हम यहां प्रोडक्शन नहीं करेंगे। रशिया ने इंडिया की कंपनीज को कहा है कि आप दवाइयां बनाइए हमारे लिए, हम इंडिया से दवाइयां खरीदेंगे। लेकिन इस सारे चीजों में ना भारत को बाइडेन को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम बाइडेन को सेट नहीं कर पाए, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर जो बाइडेन को सेट नहीं कर पाए तो यह भी हो सकता है कि दोनों हाथों में लड्डू रखना हमें भारी भी पड़ सकता है। वहीं रशिया ने अपने देश में हॉलीवुड फिल्मों पर बैन लगा दिया है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों का उन्होंने वेलकम किया है। उनके सिनेमाओं में, उनके मूवी जो हॉल हैं, उनके जो पीवीआर हैं, वहां पर हॉलीवुड फिल्मों को बिल्कुल रोक दिया गया है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे
को जो इंडियन फिल्म है, जो हमारे प्रभास एक्टर है, उनकी फिल्म जो राधे श्याम है, वो रूस के जो वहां के पीवीआर हैं, वहां के सिनेमा है, वहां पर धूम मचा रखी है, सारे हाउसफुल जा रहे हैं। ये जो राधे श्याम फिल्म है वो रशिया में बड़ी लगन से देखी जा रही है, वहां के लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। यहां भी देखिए इंडिया को एक चांस मिला है, क्योंकि वेस्टर्न जो फिल्म है उन पर बैन हो गया है, तो जो रशियन लोग हैं वो इंडियन मूवीज को पसंद कर रहे हैं, इंडियन मूवीज को वहां पर बड़ा शौक से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि रशिया में राशन की भी किल्लत होती जा रही है, खास करके चीनी को लेकर। रशिया में चीनी को लेकर बड़ी मारामारी हो रही है। रूस ने चीनी की किल्लत को देखते हुए लिमिट तय कर दी है, एक आदमी को 10 किलो ही चीनी दी जा रही है। वहां के स्टोर पर चीनी को लेकर धक्का मुक्की के मूवी सामने आ रही है, वहां के वायरल हो रहे हैं फोटो कि चीनी को लेकर लोग कैसे स्टोर में धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहां पर चीनी की किल्लत हो गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो जापान की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले हैं, वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से वो वहां की जापान की पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे और मदद की गुहार करेंगे। इससे पहले भी वो दो देशों की पार्लियामेंट को संबोधित कर चुके हैं। वो नाटो के देशों को बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने हमें आगे कर दिया, अब वो पीछे हट गए हैं, आइए मदद कीजिए। लेकिन कोई भी नाटो देश जो है उसको डायरेक्ट मदद करने को नहीं पहुंच रहा है। नाटो के देशों का कहना है कि अगर जिस दिन हम डायरेक्ट आ जाएंगे उस दिन वर्ल्ड वार हो जाएगा। इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर अमेरिका बीच में कूद पड़ा तो न्यूक्लियर वार को कोई रोक नहीं सकता। ये ऐसा होने की पूरी चांसेस है। इधर इमरान खान युद्ध के बीच में रशिया प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने गए थे। अब इस युद्ध के चलते चलते ही उनकी कुर्सी भी खतरे में है। माना जा रहा है कि बड़ी एक आध हफ्ते में ही वो उनकी रवानगी हो सकती है, उनकी विदाई हो सकती है, उनकी कुर्सी जाने वाली है। भारत ने एक मिसाइल डाली थी गलती से, भारत ने कहा था कि हमारे से गलती से पाकिस्तान में मिसाइल गिर गई है। पाकिस्तान ने भी देखिए जवाब देने के लिए अपने वहां से एक मिसाइल भारत में डालने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये ट्रायल विफल रहा है, वो टारगेट पर मिसाइल पहुंच नहीं सकी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही वो मिसाइल जाके गिर गई है। पाकिस्तान सरकार चाह रही थी कि वो भारत को उसी तरीके से जवाब दे, बाद में कहेंगे कि गलती से गिर गई है, जैसे भारत ने कहा है। भारत में तो हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा था कि वो भारत की तरह ही अपनी गलती दोहराए, लेकिन पाकिस्तान का वो ट्रायल कामयाब नहीं हुआ और वो मिसाइल जो है वहां पर ही जाकर गिर गई है, उनके सिंध प्रांत में जाकर गिर गई है। उस बात को लेकर, वहां की टेक्निक को लेकर, मिसाइल की टेक्निक को लेकर ही मजाक बन रहा है पाकिस्तान में, मीम बनाए जा रहे हैं इमरान खान और इमरान खान की सरकार पर। वहां के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस युद्ध के बीच में वर्ल्ड कोर्ट की। आपको ध्यान होगा एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आपको ध्यान है, पता है कि ये जस्ट कोर्ट कहां पे है, जो ये वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं, ये नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड में 1945 में ये कोर्ट बनी थी। ये कोर्ट का काम होता है जब दो देशों का आपस में झगड़ा होता है तो इस कोर्ट में जाते हैं। यूक्रेन ने भी इस कोर्ट में अप्लाई किया है कि वो जो सेना की तरफ से जो हमला किया जा रहा है रशिया का, उसे रोका जाए, रशिया को कहा जाए। तो इस पे भी वोटिंग हुई है। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के जज दलबीर भंडारी ने रशिया के खिलाफ वोट दिया है। शायद आपको पता नहीं होगा, इस कोर्ट में 15 जज होते हैं, 15 में से 13 जज ने रशिया के खिलाफ वोट किया है, जिसमें भारत भी एक शामिल है। भारत के जज दलबीर भंडारी ने रशिया के खिलाफ वोट किया है। 15 के मुकाबले 13 जजों ने कहा है कि रशिया को तुरंत हमला रोकना चाहिए। केवल 2 वोट रशिया के हक में मिले हैं, एक तो रशिया का खुद का वोट है और एक वोट चाइना का है। इन 2 वोटों ने, इन 2 देशों ने सपोर्ट किया है रशिया को कहा है कि ये उसका इंटरनल मामला है, ये कोई हमला नहीं है, ये एक सैनिक ऑपरेशन है। वो इसे शुरू से ही सैन्य ऑपरेशन बता रहे हैं, इसे युद्ध नहीं मान रहे हैं, इसे वॉर नहीं मान रहे हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि भारत मान रहे थे कि भारत अभी तक न्यूट्रल है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने रशिया के खिलाफ वोट किया है। ये कल को क्या होता है इस मामले में, रशिया इस बात को कैसे फील करता है। अमेरिका तो नाराज है कि हम खुलकर उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, हो सकता है रशिया भी इस वोट से नाराज हो जाए। लेकिन मानवता के चलते ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो अब किया जाए, कुछ ना कुछ तो इस मसले का हल किया जाए।
भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इस युद्ध के, इन पर आज हमने चर्चा की है। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पंचनामा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।